हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप अपने एग्ज़ाम में 460 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। हम रोज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेशन क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो सीधा आपके एग्ज़ाम में दिखेगा। बस आपको मेरे साथ अंत तक बना रहना है। इससे पहले जितना सेशन करा चुके हैं आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में दिख जाएगा। आपको एक एक करके देखना है। अगर आप चाहते हैं टॉप 10 में आना तो, वरना स्किप कर सकते हैं। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप हमारे सभी सेशन को देख करके हाई स्कोर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपके स्क्रीन पर एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। इसमें हाइड्रोजन से लेकर के टोटल आपका यहाँ पर जो आवर्त है वो टोटल 7 आवर्त दिख रहा है। इसमें टोटल 7 आवर्त दिख रहे हैं। उसके बाद समूह की बात करें तो समूह कितने दिख रहे हैं? इसमें 18 समूह आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक देखेंगे ये 17 है, उसके बाद ये ऊपर में 18 समूह है। टोटल 18 समूह आपको दिख रहा होगा इसमें। उसके अलावा इसमें जो दिखेगा आपको ब्लॉक दिखेगा। ब्लॉक कितने? एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको पी ब्लॉक दिखेगा और एफ ब्लॉक दिखेगा। यानी कि सारे ब्लॉक इसमें दिख रहे हैं। एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर है उसमें कुछ एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से आपको हाइड्रोजन का हो गया, हीलियम का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, पोटेशियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, जिंक का हो गया, कॉपर का हो गया, निकेल का हो गया, लोहा का हो गया। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन है, इन सब का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। इस पर से बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछा जाता है केमिस्ट्री सेक्शन से। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप देख लिए होंगे। अब चलते हैं आज का हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हम इससे पिछले वीडियो में 40 तक क्वेश्चन को कर चुके थे, क्यूपराइट तक। आज हम करेंगे इस वीडियो में 41 से शुरू करते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता से। तो देखेंगे ऑक्सीजन की संयोजकता। अभी एटॉमिक पीरियोडिक टेबल दिखाए थे जिसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना दिखाया गया था? एटॉमिक नंबर था उसका 8 था। आपको याद है? नहीं याद है तो चलिए हम बताते हैं। एटॉमिक नंबर कितना? 8 था। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा आपका 6। 6 दो कितना हो गया? 8 हो गया। अब बताइए कि अपने कक्ष को पूरा करने के लिए, अपने कक्ष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ये गेन कर सकता है 6, और ले सकता है कितना? 2। तो 2 ले सकता है तो इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता 2 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब अगर एक की बात करें, एक किसकी है? एक किसकी है? आप बताएंगे कि एक किसकी संयोजकता है? 0 किसकी संयोजकता होती है? 3 किसकी संयोजकता होती है? तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के लिए 2 ऐसे, जो यहाँ पर जैसे हम NaCl लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, तो क्लोरीन का जो होता है यहाँ पर NaCl, क्लोरीन का एक होता है। तो क्लोरीन एक होता है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन को जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और उसके बाद उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्लोरीन अपने त्याग देगा। इस तरह से ये संयोजकता कंप्लीट कर लेगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो गई? 2 हो गई। अगला प्रश्न हमारा है, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? फिर से एटॉमिक नंबर पूछा गया है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या? डायरेक्ट पूछा गया एटॉमिक नंबर, वहाँ पे संयोजकता पूछा गया तो एटॉमिक नंबर पूछा गया। तो यहाँ पर गंधक यानी कि सल्फर का पूछा गया। तो सल्फर का कितना है? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। हाँ, अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन करके बताइए कि कितनी संयोजकता होगी। तो यहाँ पर कहेंगे 2 होगी, फिर 8 होगी, कितना हो गया? उसके बाद 6 होगी। 8 2 10, कितना हो गया? 16। अब इसकी संयोजकता अगर पूछता तो कितना हो जाता? 2 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है? गंधक की संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पूछा गया था। एटॉमिक नंबर कितना है? 16। 14 किसका एटॉमिक नंबर है? 14 एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का, SI का। 15 किसका एटॉमिक नंबर है? वो फास्फोरस का है। उसके बाद 17 किसका एटॉमिक नंबर है? क्लोरीन का। तो इस तरह से आप 14 सल्फर जो पूछा गया, कम से कम ऑप्शन वाली चीज़ों को लिख करके याद कर लेना है। तो क्या बताएं कि सिलिकॉन का कितना है? 14 है एटॉमिक नंबर, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, सल्फर का कितना है? 16 है। अब देखिए डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा है, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें ईथर समूह कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं, एल्कोहल समूह कहते हैं, या कार्बोनिल समूह कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह कहते हैं। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड समूह की अगर बात करें तो एल्डिहाइड समूह होते हैं किस रूप का? ये CHO के रूप का, CHO के रूप का समूह है, जो यहाँ पर C और O के साथ में क्या करती है? संयोजकता करती है, से जुड़ा हुआ होता है, C और O के साथ में जुड़ा होता है, इसलिए एल्डिहाइड समूह होता है वो। उसके बाद अगर हम एल्कोहल समूह की बात करें तो एल्कोहल समूह क्या है? OH के फॉर्म में आता है, OH के फॉर्म में आता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है। उसके बाद अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर क्या है? ये RO और R इस समूह का तत्व है, इस समूह से जुड़ा हुआ है ये।
उसके बाद तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनिल हो जाएगा। कार्बोनिल जो समूह है वो किससे जुड़ा हुआ है, CO के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी समूह का सामान्य नाम है CO, समूह का सामान्य नाम जो कीटोन के 2 परमाणु से जुड़ा होता है, कीटोन के 2 परमाणु। डायरेक्ट पूछा जाता है अभिक्रियाशील समूह जो यहाँ पर दिखाया गया CO को कहते हैं, तो कीटोन से जुड़ा हुआ होता है कार्बोनिल समूह। अगला प्रश्न हमारा है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। इससे पहले आपका जवाब जिसका जवाब हम दे रहे हैं उससे पहले आपका जवाब कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, ताकि आपकी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको याद होगा, जितना आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे उतना आसानी से याद हो जाएगा, जो चीज़ आप लिखेंगे वो रिकॉल हो जाएगा आपका। अगर नहीं मालूम होगा तो गौर से सुनेंगे, मालूम होगा तो उसका जवाब देते जाएंगे। फिर जब हम आंसर बताएंगे, सही आंसर बताएंगे, तो आप मैच कर सकते हैं कि हमारा सही है कि गलत है। और उसके साथ साथ प्रत्येक ऑप्शन का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो सारे ऑप्शन को ध्यान में रखना है। इससे आपको थ्योरिकल और प्लस जो है आपको ऑब्जेक्टिव दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है, वेल्डिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग में क्या मीथेन का किया जाता है, मीथेन का किया जाता है, एथाइन का किया जाता है, एथेन का किया जाता है, या एथिलीन का एथीन का किया जाता है। तो आप बताएंगे क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। एथाइन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे एसिटिलीन भी कहते हैं, एथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। ये कभी एथाइन लिखा रहेगा, कभी एसिटिलीन लिखा रहेगा, एसिटिलीन, एसिटिलीन भी कहते हैं लिखा रहेगा। इसे ऑक्सीजन के साथ में मिला करके उच्च तापमान वाली फ्लेम के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका एथाइन हो जाएगा। अगला है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग सदस्य हैं। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। फिर से देखिए, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आया, कार्बन जो है किस वर्ग का सदस्य है। कितने वर्ग बताए थे, 18 वर्ग बताए थे। ये 3 होगा, 6 होगा, 13 होगा या 14 होगा। तो अब बताएंगे क्या होगा इसमें से। इसका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब बताएंगे ये 14 जो है किसका है, इसे कार्बन परिवार भी कहते हैं। इसके संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर पूछे तो 6 होगा, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर शायद नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अगर 2 उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 4 कितना हो गया, 6। इसके पास में इसके कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर संयोजकता पूछेगा तो 4 हो जाएगा इसका। कार्बन आवर्त सारणी की किस सदस्य हैं, तो 14 वर्ग का सदस्य है, 14वां वर्ग में आता है। यानी कि ग्रुप्स कितने हैं, 18 है, उसके 14 भाग में आता है। अगला प्रश्न हमारा है, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्या 1 बंधन है, 2 बंधन है, 4 बंधन है, या 3 बंधन है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये एक बंधन की बात कहा गया है, यहाँ पर बॉन्ड्स की बात कहा गया है। कोलिवेंट बॉन्ड्स कितने होते हैं, एकल बॉन्ड्स पड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पड़े होंगे यानी कि द्विबंधन, और ट्रिपल बॉन्ड पड़े होंगे, त्रिबंधन। तो ये सिंगल बॉन्ड का ये रूप है, ये द्विबंधन का रूप है, ये त्रिबंधन का रूप है, और ये होता ही नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं होता। तो यहाँ पर पूछा गया कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन के रूप होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं, 3 बंधन होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वाले जो है एकल बंधन वो किस में आता है, एल्केन समूह में आता है, ये एल्केन में पाया जाता है। द्विबंधन जो होता है वो एल्कीन में पाया जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर एथाइन है एथाइन या C2 एथाइन है ना, यहाँ पर H2C2 सॉरी C2H2 ये इस वर्ग के समूह का आता है, ये त्रिबंधक की संख्या दर्शाता है, ये एल्काइन समूह में आता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। क्या फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या आयोडीन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। फ्लोरीन क्या है, यह हाइड्रोजन समूह में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। इसका आकार सबसे छोटा होता है, इसमें उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगला प्रश्न हमारा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। अभी हम पीरियोडिक टेबल से ही स्टार्ट किए थे, क्या बताए थे, 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद अगर ये आवर्त के अलावा आपको ग्रुप पूछेगा तो ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप 18 है। ये आवर्त हो गया, यानी कि पीरियड कितने हैं, 7 है, ग्रुप कितने हैं, 18 है। ब्लॉक पूछेगा तो ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक है 4। ये मुख्य बात है जिसको याद रखना। पीरियोडिक टेबल में जो कुछ मुख्य बात है उसे रिकॉल करके रखना है, ताकि इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, या 4 है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर आता होगा करने के लिए तो आप आसानी से 1 सेकंड के अंदर भी निकाल लेंगे। यहाँ पर तो आपको एटॉमिक नंबर भी दे दिया है और इसी के लिए एटॉमिक नंबर दे दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 फिर हो जाएगा 8 कितना हो गया 8 8 16 2 18 1 19 1। अब लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, जो अटरमोस्ट सेल बचता है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, वही 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसकी सही आंसर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 2 तो बचा नहीं है लास्ट में, 1 बचा है इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा सही आंसर ये हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको होना चाहिए, आना चाहिए कि 19 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहला घर में 2 रहेगा, दूसरा घर में 8 रहेगा, तीसरा घर में 8 रहेगा और चौथा घर में आगे कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास में बच जाता है, तो वही 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वही इसकी संयोजकता कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, संख्या क्या है, क्या 7 है, क्या 10 है, 16 है या 18 है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा 18 हो जाएगा। ये समूह है, ग्रुप कितने हैं 18 हैं। ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है ना उसी को हम क्या बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, उसी को 18 बोलते हैं। तो 18 है, ना ही 7 है, ना 10 है, ना 16 है, 18 है। अब पीछे हम बताए थे आपको कि ग्रुप की संख्या कितनी है 18 है, ब्लॉक कितने हैं 4 है और पीरियड्स कितने हैं 7 है। तो पीरियड्स जो होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्षैतिज पंक्तियां, जो ये ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो कभी कभी आपको क्षैतिज पंक्तियां भी पूछ देगा, तो क्षैतिज पंक्तियां कितनी है 7 है और उसके बाद अभी पूछा गया ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या है तो 18 है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। अब यहाँ पर धातु पूछा गया है तो एटॉमिक नंबर से आपको धातु मालूम कर, क्योंकि एबीसीडी यहाँ पे लिखा गया है तो एटॉमिक जो नंबर है उससे पता करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर से आपको पता करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर क्या है, ये 9 एटॉमिक नंबर है, किसका है वो आपको बताना है। 12 किसका एटॉमिक नंबर है, 6 किसका एटॉमिक नंबर है, 8 किसका एटॉमिक नंबर है। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, जो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, जो आपको ये सब का मालूम होना चाहिए तभी। तो यहाँ पर पूछा भी गया धातु के लिए, तो धातु के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जो एटॉमिक नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 12 जो होते हैं, ये 12 किसका एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एक धातु है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 है। पहले देखेंगे 9 एटॉमिक नंबर, 9 किसका है, 9 है आपका फ्लोरीन का, किसका है एफ का, फ्लोरीन का। ये क्या धातु है, का धातु है और धातु है, और धातु है, और धातु। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 6, तो 6 किसका बता है कार्बन का, तो कार्बन का, कार्बन क्या है और धातु है, तो ये कार्बन का है सी का, तो ये भी और धातु है, और धातु है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 12, 12 क्या बता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg का है, तो ये क्या है धातु है, तो धातु का ही पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये होगा। लेकिन 8 किसका है, 8 है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी क्या है एक धातु है, गैस है। तो देखेंगे 9 किसका बोले फ्लोरीन का, 6 का कार्बन का, 8 किसका हो गया, 8 हो गया ऑक्सीजन का, उसके बाद 12 किसका हो गया मैग्नीशियम का। तो हमें धातु, अगर अधातु पूछता तो ये तीनों में से कोई 3 धातु दे देता, एक अधातु देता तो वही सही होता, लेकिन यहाँ पर धातु पूछा गया तो धातु एक ही है जो यहाँ पर बी दिख रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। आपके एग्जाम के लिए हम जितना मेहनत कर रहे हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को शेयर दोस्तों को करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, उसका फ़ायदा उठा सके। अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखें तो सारे वीडियो को देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, कागज उद्योग है, टिम्बर उद्योग है, लाख उद्योग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वनों पर आधारित है। कागज उद्योग वन पर है, बिल्कुल है। टिम्बर उद्योग वन पर है, लाख उद्योग वन पर है, या इनमें से सभी है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखेंगे कागज बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लकड़ी और बांस का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल क्या है वनों पर आधारित है। दूसरा अगर टिम्बर की बात करें तो टिम्बर क्या इमारती लकड़ी होता है, टिम्बर सीधे वनों से प्राप्त होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये टिम्बर भी सही हो जाएगा। उसके बाद अगर लाख उद्योग की बात करते हैं तो ये प्राकृतिक राल है, जो कुछ पेड़ों के शाखाओं पर कीटों द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि पेड़ों पर आश्रित होती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चारों का एक्सप्लेनेशन दिए हैं, चारों समझ में आया होगा। कभी आपको किसी तरह से भी पूछ सकता है घुमा करके, इसलिए हम चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ में 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न हमारा है सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, कौन तकनीक है। क्या वर्षा जल से सिंचाई है, क्या यांत्रिक छिड़काव है, क्या टपकन सिंचाई है, या नहर सिंचाई है।
अब देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, टपकन सिंचाई होगा। टपकन सिंचाई से क्या होगा कि जो पौधे हैं उसके जड़ तक पानी पहुंचने का काम करेगा, पानी वेस्टेड नहीं होगा और डायरेक्ट जैसे पौधे के जड़ों तक पहुंचने का काम करेगा। लेकिन वर्षा से सिंचाई है, वर्षा से सिंचाई जो होती है या पौधे की जड़ों के पास सीधे पानी नहीं पहुंचती है, बल्कि सभी क्षेत्रों में फैल जाती है, जो वर्षा से हम करते हैं। उसके बाद यांत्रिक जो सिंचाई है, यांत्रिक सिंचाई में यह पानी को हवा में छिड़कता है। यांत्रिक सिंचाई क्या है, ये पानी को हवा में छिड़कता है, ऊपर की ओर फेंकता है, जैसे वर्षा होती है ना वैसे ही करता है, इसलिए यहाँ पर ये भी उसके जड़ तक पहुंचाने में काम नहीं आता है। उसके बाद नहर सिंचाई है, तो नहर का भी वही माध्यम है जो हम पाइपलाइन के द्वारा क्या करते हैं, दूसरे दूसरे विधियों के माध्यम से, तरीकों से आवश्यकता होती है इसमें पानी को पहुंचाने के लिए, जड़ों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम का उपयोग करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट माध्यम हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, टपकन सिंचाई बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1971 में, 1973 में, 1981 में या 1988 में? इसका सही आंसर क्या होगा, 1973 में होगा। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था, ये तो अच्छा से पता होगा। वनों की कटाई को रोकने के लिए लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि पेड़ को ना काट सके, इसलिए 1973 में ये जो से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कवक में पोषक की कौन सी विधि पाई जाती है? आगे आने वाली क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखेगा, इसलिए अभी तक आप वीडियो को शेयर नहीं किए तो फ्रेंडों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कवक में पोषक की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतपोषी है, स्वयंपोषी है, उसके बाद हेलोजोइक है, या इनमें से कोई नहीं है? इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में, मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूब पर, जो से पूरे यूट्यूब पर आप खोज लीजिए, चारों ऑप्शन के साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ कोई नहीं कराएगा। हम इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं और इतना मटेरियल के साथ में लेकर के आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि बाकी रहे या डॉट बाकी रहे। अगर फिर भी डॉट बाकी रह जाता हो तो आप कमेंट में उस डॉट को लिखिए, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना से जितना हो सके एग्जाम ओरिएंट ही दें, ज़्यादा बाहरी चीज़ ना बताएं, ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ से वीडियो के बाद जो है जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कहीं हम देखे थे, ये चीज़ हमें याद आ रहा है, और वो डायरेक्ट आपके दिमाग में उस समय आ जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहें और क्वेश्चन पर फोकस पूरा बना करके रखें। क्वेश्चन क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? हेलोजोइक है, मृतपोषी है, स्वपोषी है, या इनमें से कोई नहीं? कवक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कवक जो है वो क्या है, मृतपोषी होता है। क्या है, मृतपोषी। जो जीव मृतपोषी किसको कहते हैं? जो जीव मृत और सड़ी गली चीजों को खाती है उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। इसमें अगर ऑप्शन मांगेंगे तो क्या होगा, फंगी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा इसमें, फंगी। उसके बाद है स्वयंपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें कहते हैं पौधे, है ना, हरे पौधे भी हो सकते हैं, हरे पौधे। उसके बाद हेलोजोइक, जो हेलोजोइक समूह होते हैं, इसमें जीव ठोस भोजन ग्रहण करते हैं। हम लोग जो आते हैं मनुष्य हेलोजोइक में आते हैं, कुछ जानवर है जो बड़े स्तर के जानवर होते हैं और मनुष्य होते हैं, ये सब हेलोजोइक में आता है। मनुष्य और जानवर, बड़े स्तर के जानवर, ये हेलोजोइक में आते हैं। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, मृतपोषी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? यानी कि यहाँ पे देखेंगे डिकम्पोस्ट होने वाला कौन सा पदार्थ है? Which of the following substance is decomposed by the biological process? बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या ऐसा है चारों ऑप्शन में से जो डिकम्पोस्ट होगा? मृत घास पत्ते हैं, पॉलीथीन है, या फिर रबर है, या इनमें से कोई नहीं है? इसको तो लेना ही नहीं है। यहाँ पर रबर, पॉलीथीन तो गलता ही नहीं, चाहे जितना साल उसको मिट्टी में गाड़ के रख दो या कोई विधि से अपना लो, है ना, ये रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम गला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर रबर भी वैसे ही है, लेकिन ये बहुत लंबा समय लेता है, काफी लंबा समय लेता है विकसित होने में, इसलिए यहाँ पर इसके साथ हम नहीं जाएंगे। ये मृत घास और पत्ते हैं जिसको हम कंपोस्ट बना करके जो से अलग अलग तरीका से उपयोग में लाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृत घास पत्ते हो जाएगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है कहाँ से? मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ कहाँ से होती है? चलिए यहाँ पर हम सीरीज बता देते हैं आपको, किस तरह से सीरीज पूछा जाता है। तो मुख गुहा, हम सिर्फ लिखते हैं मुख, उसके बाद मुख गुहा के बाद शुरुआत होता है मुख गुहा से, उसके बाद जाता है ग्रसनी में, उसके बाद जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी के अलावा उसके बाद जो से अमाशय में। सबसे पहले शुरुआत मुख से किए, फिर ग्रसनी में गया भोजन, फिर अमाशय में जाएगा, अमाशय के बाद जो है आपका छोटी आंत में, उसके बाद जाएगा बड़ी आंत में, उसके बाद जाएगा बड़ी आंत में, और लास्ट में आपका जाएगा गुदा में, तो ये एक सीरीज है
जो असेंडिंग डिसेंडिंग में कभी-कभी सजाने के लिए भी कह देता है कि ये निम्न में से कौन सा सही है। तो पहले मुख में, फिर ग्रसनी में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुदा में जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा मुख गुहा से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रकर्म है, शोषण है, पोषण है, प्रजनन है, या इनमें से सभी है। तो यहाँ पर शोषण है, पोषण है, प्रजनन है, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। पोषण भी है। सजीव की जैव प्रकर्म क्या है कि जिसमें जीवन जीने की सभी प्रक्रिया, यानी कि जीवित शरीर में होने वाली वे सभी अनिवार्य प्रक्रियाएं जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रकर्म कहते हैं। क्या बोले कि जो जीवित शरीर है, चाहे मानव हो, पक्षी हो, जिसके अंदर भी जान हो, उसमें जो अनिवार्य क्रियाएं हैं जीवन को बनाए रखने के लिए, है ना, जो चीज की भी आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रकर्म कहते हैं। तो शोषण तो लेगा जिसमें जीवन होगा, पोषण भी करेगा जिसमें जीवन होगा, प्रजनन भी करेगा जिसमें जीवन होगा, अपनी अपनी ही जैसे संतति को बढ़ाने के लिए प्रजनन करेगा, वरना उसका क्या अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? जैव प्रकर्म। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किण्वन क्रिया होती है किसमें? हाइड्रा में, अमीबा में, इस्ट में, या इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन की क्रिया किसमें होगा? इस्ट में होगा। इस्ट जो है, इस्ट एक प्रकार का कवक होता है जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? इस्ट का उपयोग भी पूछा जाता है किसमें? ब्रेड में करते हैं। ब्रेड में उपयोग करते हैं। उसके अलावा ब्रेड पकाने में, उसके अलावा बियर में भी करते हैं, जो बियर पीने वाला होता है उसमें करते हैं। उसके बाद वाइन, वाइन में भी करते हैं, वाइन में भी करते हैं। उसके अलावा तो क्या बताएं कि ब्रेड बनाने में, बियर में, वाइन में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये किण्वन द्वारा अल्कोहल उत्पन्न करता है। अल्कोहल उत्पन्न करने की वजह से ये क्या होते हैं? बियर में और वाइन में और ब्रेड में उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम हाइड्रा की बात करें, तो हाइड्रा एक कोशिकीय है, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। ये दोनों क्या है? एक कोशिकीय। तो यहाँ पे इष्ट हो जाएगा जो सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय होता है। एक वायवीय, एक अवायवीय होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? रेस्पिरेशन, अनरेस्पिरेशन। दो भाग होता है इसका, क्या CO2 है, SO2 है, या N2 है, या O2 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अवायवीय पूछता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है? वो अनुपस्थिति में, किसके? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वायवीय श्वसन पूछा गया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। वायवीय श्वसन जिसमें शरीर को ATP प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर से सुनेंगे, जो वायवीय श्वसन है जिसमें शरीर को ATP प्रदान करने के लिए O2 की आवश्यकता होती है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है जिससे CO2 जल और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? जवाब मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे। वसा को कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, या ग्लूकोज को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। कोशिकीय ईंधन, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ईंधन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज क्या है? इसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसे तोड़ती है। कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसे तोड़ती है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज्यादा इसमें क्या तब्दील है तो अच्छा से पता होगा आपको, ग्लूकोज होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो बताइए, तना में होता है, फूलों में होता है, इनमें से सभी में होता है, या पत्तों में होता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? सही आंसर पत्तों में होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस में होगा? पत्तों में होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? क्या पाचन का भाग है, श्वसन का भाग है, उत्सर्जन का भाग है, या परिसंचरण तंत्र का भाग है? किसका भाग है? डाइजेशन का है, रेस्पिरेशन का है, या एक्सरेशन का है, या सर्कुलेटरी सिस्टम का है? तो आप बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसको बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का यानी कि परिसंचरण तंत्र का भाग है। अगर यहाँ पर हम पाचन की बात करें तो पाचन क्या है? भोजन के पाचन से संबंधित है। ये पाचन तो भोजन के पाचन से संबंधित है। श्वसन क्या है? जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं तो उससे संबंधित है। उत्सर्जन क्या है? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालने का कार्य करता है, तो ये उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने वाला कार्य करता है। तो इन तीनों का कार्य तो अलग अलग है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मानव हृदय के तंत्र का भाग कौन सा? परिसंचरण तंत्र है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है? क्या RBC है, फाइब्रिनोजिन है, लसिका है, या ऑक्सी हेमोग्लोबिन है? तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो फाइब्रिनोजिन हो जाएगा। फाइब्रिनोजिन इसका सही हो जाएगा। फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन है। क्या है? ये प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जो एक प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है या मदद करता है।
अगर यहाँ पर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या है, ये ऑक्सीजन के परिवहन के लिए है ना। आरबीसी क्या करता है शरीर में, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कार्य करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें लसिका का, तो जो शरीर में लसिका होते हैं यह प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है लसिका। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन और प्लस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, जो आरबीसी में पाया जाता है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। अगला प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में, कोशिकीय रिक्तियों में, पत्तियों में या इनमें से सभी। पादप अपशिष्ट मौजूद होते हैं, छाल में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, कोशिकीय रिक्तियों में भी होता है, इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, CO2 बनता है, SO2 बनता है, NH3 बनता है या CO बनता है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, NH3 हो जाएगा। एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनती है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनती है, अमोनिया बनती है। अमोनिया बनती है। यह प्रक्रिया डी एमिनेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, डी एमिनेशन कहलाता है। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वृक्क का प्रधान कार्य है, वृक्क का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा गया है। पाचन करना है, उत्सर्जन करना है, प्रजनन करना है या एटीपी निर्माण करना है। वृक्क किसको बोलते हैं, किडनी को। अब किडनी का काम क्या है, किडनी का जो मुख्य काम है वो क्या है, रक्त को छान करके जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है उस विशेषकर यूरिया यानी कि यूरिन शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये पाचन में सहायता है, ये प्रजनन करने में है, एटीपी क्या है, ग्लूकोज निर्माण करने में है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है या साइटोकाइनिन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पादप में कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं। अब यहाँ पर हम चारों जितने हार्मोन्स उन सारे हार्मोन्स के हम नाम लिखाते हैं, ध्यान से देखें। पहला हार्मोन्स जो है, पहला नोट करते रहिएगा साथ में। पहला हार्मोन्स हम बोलते हैं ऑक्सिन। अब ऑक्सिन का कार्य क्या है, यह पौधे की लंबाई बढ़ाने में, जैसे तना और जड़ की वृद्धि करने में मदद करता है। पौधे की लंबाई बढ़ाने में, पौधे की लंबाई बढ़ाने में काम करता है। दूसरा है जिबरेलिन। बार बार ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक में पूछा जाता है ये कि पादप हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इसके मुख्य कार्य क्या है, इसके बताइए। जिबरेलिन का जो कार्य है वो बीजों के अंकुरन में, जो बीज बनता है उसको अंकुरन करने में और फूल बनाने में मदद करता है। पूरी बात तो हम लिख नहीं पाएंगे, जो हम बोल रहे हैं उस बात को लिखेंगे। तो क्या बोले, ऑक्सिन है, उसके बाद जिबरेलिन है। ऑक्सिन का काम है जो पौधे हैं उसकी लंबाई को बढ़ाने में, तने और जड़ की वृद्धि में, और जिबरेलिन जो है इसका काम जो होता है वो बीजों को अंकुरन में और फूल बनाने में करता है। ये तो हो गया 2 पार्ट। तीसरा इसका जो पार्ट है, तीसरा भाग है साइटोकाइनिन, जो ऊपर अभी यहाँ देखिए साइटोकाइनिन का जो काम होता है ये पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है। पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है साइटोकाइनिन। उसके बाद चौथा भाग है एथिलीन है। एथिलीन का जो काम होता है यह एकमात्र गैसीय है। ये एक ही ऐसा है जो 5 में से एक ही ऐसा है जो गैसीय है, एकमात्र गैसीय हार्मोन से पौधे का कार्य क्या है, इसको फल पकाने वाला। ये फल पकाने वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फल पकाने वाला हार्मोन्स को क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। ये गैसीय हार्मोन्स है एथिलीन, जो फल को पकाने में कार्य करता है। उसके बाद आता है एब्सिसिक। इसके बाद अगला जो है इसका है एब्सिसिक, पांचवा एब्सिसिक की अगर बात करें तो यह वृद्धि अवरोधक है, यानी कि कितना बढ़ना है, कितना हाइट जाना है पौधे का, उसके बाद उसे रुक जाना है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं हो कि बढ़ते जाता है, बढ़ते चला जाएगा, एकदम बढ़ते चला जाएगा, एक समय के बाद रुकता है ना, वो रुकने का जो काम करता है वो एब्सिसिक करता है। तो ये 5 भाग था किसका, पादप हार्मोन्स का। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगला प्रश्न हमारा है, फल पकाने वाला हार्मोन्स है। अभी देखिए वही बात बताएं, फल पकाने वाला हार्मोन से क्या बताएं, एथिलीन है। उसी टाइप पर फिर से क्वेश्चन पूछ दिया गया। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। मनुष्य में कितनी होती है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। अगर यहाँ पर जोड़ी पूछा गया तो कितना है, 12 है, और टोटल होता है कितना है, 24 है। टोटल होता है कितना है, 24 है। तो यहाँ देखेंगे 24 कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो यहाँ पर जोड़ी पूछा गया तो 12 हो जाएगा, सीधा सीधा है। अगला प्रश्न हमारा, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके लिए, थाइमस द्वारा है, अग्नाशय द्वारा है, एड्रिनल द्वारा है या वृषण द्वारा है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एड्रिनल द्वारा हो जाएगा, एड्रिनल द्वारा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हम कराए हैं 2024 का, 2025 का जो ऑब्जेक्टिव कराए हैं, साइंस का भी, मैथ का भी, और आगे हिस्ट्री का भी कराएंगे, हिंदी का भी कराएंगे। तो हम देखे हैं, बहुत सारे ऑब्जर्व किए हैं कि बहुत सारे 50-60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो सिर्फ पैटर्न पर कुछ बदल करके दे दिया गया, एज इट इज क्वेश्चन दे दिया गया, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप जो है प्रीवियस ईयर को अच्छी तरीके से आप करेंगे तो आपका स्कोर बूस्ट करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन आपको शर्त है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा। इससे आपको ये नॉलेज होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, किस पैटर्न में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले। रिपीट होता है, 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, हम कराए हैं, मुझे मालूम है। इसलिए आप हमारे सेशन के साथ जुड़े, हम PYQ सारे कराए हैं और कराएंगे। आगे जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किया है उसको भी करा रहे हैं और कराएंगे। एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे और अच्छी तैयारी करवाएंगे हम। तो अभी आंसर हो जाएगा, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल, इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल। अब यहाँ देखेंगे एड्रिनल के अलावा हमें दे रखा है, एड्रिनल के अलावा है ये थाइमस है। तो थाइमस जो काम करता है हमारी बॉडी में, ये प्रतिरक्षा प्रणाली में शामिल है। ये किसमें है? प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली में। उसके बाद अग्नाशय की बात करें, यह रक्त शर्करा में कंट्रोल करता है। ये जो रक्त होता है हमारे बॉडी में, वो रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है। उसके बाद वृष्ण जो होता है, अभी तो एड्रिनल तो बता ही दिए, ये क्या है? ब्लड प्रेशर में नियंत्रित एड्रिनल होता है। वृष्ण जो होता है, ये वृष्ण क्या है? ये वृष्ण क्या है? पुरुष यौन हार्मोन है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो उत्पादन करता है। ये वृष्ण में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो पुरुष यौन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन करता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन है, मुकुलन है, लैंगिक जनन है, या इनमें से सभी है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है। इसमें मुकुलन की अलैंगिक विधि द्वारा होता है। ये क्या है? अलैंगिक विधि। मुकुलन क्या है? अलैंगिक विधि होगा। लैंगिक जनन के दो भाग पड़े होंगे, लैंगिक और अलैंगिक पड़े होंगे। तो यहाँ पर क्या है? ये मुकुलन में अलैंगिक विधि के द्वारा होता है, अलैंगिक द्वारा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर द्विखंडन की बात करें तो द्विखंडन क्या है? ये अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक कोशिका के जो जीव होता है उसमें द्विखंडन होता है ना, अपने आप को टुकड़ा करके उसके बाद अपनी जिस संतति को उत्पन्न करते हैं उसको द्विखंडन कहते हैं। उसके बाद लैंगिक जनन किसमें होगा? मनुष्य में और बहुत सारे जानवरों में होगा, है ना। लैंगिक जनन जो स्त्री, नर और मादा दोनों के निषेचन से मिलने से होता है। मुकुलन हो गया हाइड्रा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, दलपत्र या वर्तिकार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर इसका सही आंसर हो जाएगा। परागपोष और तंतु होते हैं इसमें, जो पुंकेसर है उसमें परागपोष और तंतु होते हैं और यह परागकण पैदा करता है, इसलिए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प में नर प्रजनन अंग होते हैं पुंकेसर। अगला है पुष्प में नर, ये हो गया है। शुक्राणु बनता है गर्भाशय में, मूत्राशय में, अंडाशय में या वृषण में? शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु पुरुष में होता है, अंडाणु महिला में होता है, तो वृषण में बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय महिला का महिला का पार्ट है, मूत्राशय दोनों में आता है, अंडाशय महिला का पार्ट है। यहाँ पर शुक्राणु किस में बनता है? तो पुरुष में, तो पुरुष के साथ में हो जाएगा। बताइए, अभी क्वेश्चन पूछे थे हम, वृषण किसका उत्पादन करता है? ये वृषण में जो यौन हार्मोन होता है वो किसका उत्पादन करता है? टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न हमारा है, जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में क्या नहीं था? अब बताइए क्या नहीं था? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी? ऑक्सीजन नहीं था, बिल्कुल निम्न मात्रा में था जहां पर जीवन संभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति होने के बाद जो ऑक्सीजन बढ़ते चला गया। अगला प्रश्न हमारा है, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और उंगलियां में नख थे, इनमें दैत्य तथा पंख विद्यमान थे, या इनमें से सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। जो यहाँ पर किसका नाम लिया गया है? यहाँ पर एक है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एक जीवाश्म है, जबड़े में दांत और उंगलियों में नख है, इसमें दैन्य तथा पंख विद्यमान थे। ये तीनों स्टेटमेंट इसका क्या है? सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? देखिए, उसको उभयलिंगी भी कहते हैं। जो लिंग बदल लेगा उसको क्या कहेंगे? उभयलिंगी। यानी एक बार में स्त्री भी बन जाएगा, वो पुरुष भी बन जाएगा, नर भी बनेगा, मादा भी बनेगा, उभयलिंगी। सॉरी, उभयलिंगी कहेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा इसमें? घोंगा उभयलिंगी हो जाएगा। आप 2-4 ऑप्शन बताएं जो उभयलिंगी हो। तो यहाँ पर देखेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उभयलिंगी का। हम यहाँ पर लिख रहे हैं केचुआ। केचुआ देखें,
केंचुआ होता है, केंचुआ उभयलिंगी है जो अपना रंग रूप बदल सकता है। उसके बाद आपका जोंक, जोंक कभी लगा है पानी में आप गए हैं, तो जोंक भी क्या होता है, अपना रूप बदल सकता है, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का रूप होता है। उसके बाद हाइड्रा, ये हाइड्रा भी क्या करता है, अपना रंग रूप बदल सकता है। कुछ मछली है जो अपना रंग रूप बदल सकते हैं, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों बन सकता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, घोंगा है, केंचुआ है, उसके बाद आपका हो गया जोंक हो गया, हाइड्रा हो गया, कुछ मछली हो गया जो यहाँ पर क्या अपना लिंग बदल सकता है। तो इनमें से जरूरी नहीं कि घोंगा ही दे, कभी आपको केंचुआ पूछ दे, कभी आपको जोंक पूछ दे, कभी आपको हाइड्रा पूछ दे, कुछ मछली पूछ दे, तो ये भी हो सकता है। या हो सकता है 3 ऑप्शन आपको सही दे देगा, इनमें सभी लिख देगा, तो 3 ऑप्शन सही होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि लिंग बदलने वाले कौन कौन से प्राणी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या इनमें सभी। तो सब आ जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, पर्यावरण में जलमंडल है, स्थलमंडल है, वायुमंडल है, सभी है। अगला प्रश्न हमारा है, मैदानी परिस्थिति तंत्र से मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। मेढक उपभोक्ता मेढक जो है क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो घास खाने वाले या शाकाहारी को जो खाएगा मेढक, मेढक खाएगा जिसको, तो वो क्या हो जाएगा आपका द्वितीयक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा द्वितीयक। पिछली वीडियो में हम प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थ और द्वितीयक चारों के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। क्या डीडीटी है, वाहित मल है, कागज है, या इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन है कि डीडीटी का फुल फॉर्म हमारे कमेंट सेक्शन में लिखे, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन हम बता देते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल्स ट्राइक्लोरो इथेन होता है। यहाँ पर हम उतना बड़ा लिख नहीं पाएंगे, फिर से सुनेंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। डीडीटी एक दवाई है जो एक कीटनाशक है, इसका उपयोग मलेरिया, टाइफस जैसी कीट जनित बीमारियों को फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं और अन्य वेक्टर जो होते हैं उसको नियंत्रित करते हैं, और फसलों में जो कीट लग जाते हैं उससे बचाने के लिए इसका छिड़काव करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये आंसर की प्लस एक्सप्लेनेशन मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक्सप्लेनेशन प्लस कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।